हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की और मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसे आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा था। कुछ चीजें रह जाती हैं जिसे हम यहाँ पर अभी क्लियर करेंगे। तो देख लीजिए प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं वो आपके पास कौन कौन से आए हैं और आप अभी कौन से टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले समझिए अभी तक हमने क्या बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फेजेस कौन कौन से चल रहे हैं, अलग अलग नाम होते हैं फेजेस के। अभी तक हमने बात की है यहाँ पर हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि FSH LH है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। मैंने कहा FSH और LH का जो फर्क पड़ा है या जो इम्पैक्ट पड़ा है वो फॉलिकल्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉलिकल्स से आपने का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलेंगे। ठीक है, जिसका फर्क पड़ेगा एंडोमीट्रियम पे। तो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है चीजें। इससे पहले हमने फॉलिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। फॉलिकल्स क्या होती हैं, हमने कहा कि जो इमेच्योर, आप कह सकते हैं इमेच्योर एग जो है या इमेच्योर फीमेल गैमेट जो है, क्योंकि फॉलिकल से ही आगे आपके पास फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये जो फेस है, क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है। ठीक है, ठीक है, हमने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो हमने कहा ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज होगा। मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, जब यहाँ पे क्या हो रही है, आपने कहा ब्लीडिंग हो रही है। क्लियर है इतना? हमने कहा इस फेज में क्या है, FSH और FSH और LH का जो सिक्रीशन है वो क्या होता है, होने लगता, बढ़ने लगता है हमारी बॉडी में। तो आप देख रहे हैं जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे जो पहले FSH क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले क्या इंक्रीज हो रहा है, FSH इंक्रीज होगा। उसके बाद आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, LH इंक्रीज होता है, देन LH होगा। FSH क्या करेगा, जो फॉलिकल है, ये क्या है, हमने कहा इमेच्योर जो फॉलिकल है उन पे एक्ट करेगा और उसे क्या करेगा, ग्रो होने में यहाँ पे हेल्प करेगा। यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसका जो फॉर्मेशन है या उसका जो डेवलपमेंट है उसे स्टिमुलेट करता है FSH, क्योंकि FSH की फुल फॉर्म ही हमने पढ़ी थी यहाँ पर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आपने कहा प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनी है, तो अब ये क्या करती है, एस्ट्रोजन रिलीज करने लगेंगे। ये क्या करती है, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो आपने देखा, क्योंकि यहाँ तक जो एंडोमीट्रियम है ये यहाँ पे टूट रही थी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होता है वैसे ही एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होने लगता है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे बनने लगती है। क्यों बन रही है, इसका रीजन भी आपको पता है। अब यहाँ पर अभी तक हम अगर बात करें, अब यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो आपने एस्ट्रोजन का जो ग्राफ है अब वो ऊपर जाने लगा है। इस प्रकार से एस्ट्रोजन का ग्राफ ऊपर जाने लगा है। अब हम बात करें अगर प्रोजेस्टेरॉन की, तो यहाँ तक अभी प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एक सीधी लाइन में है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका किसी भी प्रकार से आप सिक्रीशन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी हार्मोन कब होगा, जब आपने का ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद आप देखेंगे प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज होते हुए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने बात की यहाँ पर, हमने कहा FSH और LH का लेवल बढ़ा है, तो यहाँ पे फॉलिकल्स क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। फॉलिकल्स के अंदर जो ओवम है वो भी क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होगा। आप ओवम को यहाँ पे, क्योंकि ओवम मैच्योर हो रहा है तो आप ओवम को बड़ा दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ओवम आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकला। एस्ट्रोजन एक काम करेगा जो एंडोमेट्रियम को बनाएगा। ठीक है, सेकेंड काम ये करेगा कि नेगेटिव फीडबैक देता है, कहाँ पे, आपने कहा पिट्यूटरी को भी देता है और हाइपोथैलेमस को भी देगा, जिससे कि FSH और LH का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो आप देख रहे ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। इसके अलावा आपने कहा टर्शरी फॉलिकल से यहाँ पे इनहिबिन भी रिलीज होता है। यहाँ से क्या होगा, इनहिबिन रिलीज होगा। ठीक है, इनहिबिन, और ये स्पेशली नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को। ठीक है, FSH को क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। FSH कम होगा तो LH भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा।
अब हमने कहा एक ऐसा टाइम आता है, धीरे धीरे क्या है यहाँ पे फॉलिकल्स बन रही हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स जब बनी, एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे जो LH और FSH है उसमें एक बहुत जो बड़ा आपको एक पीक देखने को मिलती है, एक यहाँ पे क्या आता है, सर्ज आता है। तो आप देख रहे हैं कि जो FSH है वो भी उसका सिक्रीशन यहाँ पे एकदम से बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा LH का यहाँ पे क्या बड़ा है, सिक्रीशन बड़ा है, क्योंकि LH क्या है, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इससे ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, और यहाँ पे जो ओवम है बाहर निकल जाएगा। अब ये है ओवम, और ये जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है इसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन भी करेगा लेकिन प्रोजेस्टेरॉन को भी करता है। कंपैरेटिवली यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ज्यादा होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो एक सीधी लाइन आप देख रहे थे, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू हो गया है, अच्छी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। एस्ट्रोजन रिलीज होगा लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम यहाँ पे होने लगेगी, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन ने यहाँ पे एंडोमेट्रियम को बनाया है तो प्रोजेस्टेरॉन उसे मेंटेन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन अब क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन बनेगा जो फूड है यहाँ पर, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमने कहा कि जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है वो नेगेटिव फीडबैक देंगे LH एंड FSH को, और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है, LH और FSH कर रहा है। कैसे, हमने कहा कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना, LH जब यहाँ पे उसका LH का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, FSH का सिक्रेशन जब ज्यादा हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है LH और FSH, और इसी को जब नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है तो आप देख रहे हैं कि LH और FSH का जो सिक्रेशन है वो बहुत कम हो गया है। जब इसका सिक्रेशन कम होगा तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है छोटा होता रहेगा, लास्ट इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी डेथ हो जाएगी तो आपने कहा क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था, ठीक है, एस्ट्रोजन निकल रहा था, ये अब रिलीज होने बंद हो गए हैं। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने बंद हो गए हैं तो इनकी जो क्वांटिटी है ये कम होने लगी, आपने कहा ग्राफ नीचे की ओर आने लगा है। अब इनका फंक्शन क्या था, एंडोमेट्रियम को बनाना, उसे मेंटेन करना। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन यहाँ पर कौन करेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कोई है ही नहीं, और आपने कहा कि जब इसे कोई मेंटेन नहीं करेगा तो जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम है ये फिर से टूटने लगेगी, और फिर से यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। एक साइकिल आपने देखी है जो कि मेंस्ट्रुएशन से शुरू हुई थी, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन पे आपने कहा कंप्लीट हुई है, पूरी साइकिल हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। अब फेजेस के नाम लिख लेते हैं। पहले हमने कहा मेंस्ट्रुएशन फेज है, सेकंड में हमने कहा यहाँ पे फॉलिकल बढ़ रही है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है तो हमने कहा फॉलिकुलर फेज है, ठीक है। इसी के साथ हमने कहा यहाँ पर क्या है, जो एंडोमेट्रियम है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोलिफेरेट हो रही है, तो इसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहेंगे, इसके दो नाम होंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बनी है और इसकी डेथ भी हो रही है, तो हमने कहा इसके हम क्या कहेंगे, ल्यूटियल फेज, और क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है ग्लाइकोजन का तो हम इसे और क्या कहेंगे, सिक्रीटरी फेज कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतनी फेजेस के नाम हमने लिख लिए हैं। बीच में जहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो बर्स्ट हुई है और ओवम निकला है, इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन। ये तो हमने पूरा ग्राफ यहाँ पे बनाया है। अब हम समझेंगे कि अगर हम देखें ओव्यूलेशन की डेट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस ग्राफ को कंप्लीट कीजिए आप लोग और देखिए कि कब कहाँ पे किस प्रकार से जो हार्मोनल बैलेंस है वो यहाँ पर बन रहा है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर ओव्यूलेशन की हमें डेट निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं कि कब यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे में होता है, यानी कि 14वें दिन में होता है। तो क्या हम यहाँ से गिनना शुरू करें कि ये क्या होगा, ये 14th डे होगा? नहीं, हम आगे से नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन फेज की तो ये होता है 3 to 5 डेज का, यानी कि वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी में 3, किसी में 4 एंड किसी में 5 डेज का हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम इस पे ये जो फेज है ये इतना रिलायबल नहीं होता है, यानी कि फिक्स यहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि कितने दिन का ये फेज होता है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए, हमने बोला जब यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ, जब यहाँ पे क्या बना, ओवम रिलीज हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम का जब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम की जो एज होती है वो होती है 14 दिन,
और 14 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम की क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है, एंड देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि जब मेंस्ट्रुएशन हुआ उससे अगर हम 14 दिन माइनस कर दें तो हम समझ सकते हैं, यानी कि क्या बात हो रही है, देखिए हमने कहा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ये है 14 दिन का टाइम पीरियड, ठीक है, ये ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड है और ये क्या है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड है। अब हमने क्या कहा कि जब मेंस्ट्रुएशन हुई है तब से अगर हम 14 डे माइनस कर दें तो हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे क्या है, ओव्यूलेशन हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की जो साइकिल है वो 28 डेज की है, ठीक है। हमने कहा जब यहाँ पे किसी को मेंस्ट्रुएशन हुआ होगा तो एक से यहाँ पर हमने कहा 5 दिन तक, 3 से या 5 तक यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन चली होगी, ठीक है। 3 to 5 डेज की हमने क्या कहा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन चली हो गई। क्योंकि 28 दिन की साइकिल है तो आपने कहा जब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ 1 को, तो फिर से शुरू कब होगा, आपने कहा 28 को होगा, 28 से आपने 14 माइनस किया तो कितना होगा, 14 होगा, इजी है। अब हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, जैसे कि कोई भी आप डेट मान के चलेंगे, ठीक है। अगर हम 1 को नहीं ले रहे हैं, हमने कहा किसी को जो मेंस्ट्रुएशन हुई है वो 10 को स्टार्ट हुई है, 10 को, यानी कि आपने कहा 13 to 15, ये है डेट, यहाँ पर क्या हुई है, मेंस्ट्रुएशन हुई है, ठीक है। अब 13 से स्टार्ट हुआ है तो आपने कहा 28 डेज की साइकिल है, तो 13 में आप क्या करेंगे, 28 को ऐड करेंगे, जितना आया आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी डेट यहाँ पे आई है, यहाँ से आप 14 को माइनस करेंगे, आपको ओव्यूलेशन की जो डेट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब ओव्यूलेशन की डेट हमें क्यों पता करनी होती है, जब आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर में विजिट करते हैं तो वो यहाँ पे आपको ओव्यूलेशन डेट निकाल करके देते हैं, ठीक है, जो कंसीव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां पर आपको आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो समझाई जाती है, मेंस्ट्रुअल जो आपका ओव्यूलेशन की जो डेट है वो आपको बताई जाती है, उसकी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जो चीजें उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ आए कि किस प्रकार से जो चीजें हैं वो चल रही हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थ्योरी पोर्शन के बारे में। थ्योरी में आपको क्या क्या बता रखा है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, इट इज द लॉस ऑफ ब्लड मसल्स अलोंग विद द unfertilized ovum and the ruptured cell and tissue of the endometrium through the vagina of a female. It is a 28 days cycle which occurs in every reproductively active female from puberty. The flow of blood continue for 2 to 8 days. ठीक है, वैरी कर सकता है यहाँ पे. If the ovum does not get fertilized, then the endometrium start sludging off and there is a loss of blood, muscles, etc. through the vagina. The beginning of the menstruation at puberty is known as menarche. जो important word आपके आते हैं menarche, जो सबसे पहले जो menstrual cycle होती है that is known as menarche, उसे हम कहते हैं menarche. And stoppage of menstruation when the woman is 45 to 55 years age is called menopause. आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, आपने कहा मेंस्ट्रुएशन क्या है, स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, ठीक है। 28 डेज की साइकिल है, मीन्स कि 28 डेज के बाद आपकी जो साइकिल है वो फिर से रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपने कहा जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेकडाउन होता है, अगर ओवम रिलीज होने के बाद, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपने कहा जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेकडाउन होने लगती है, मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिलता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, एंडोमेट्रियम बनी रहेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाएगी। एंडोमेट्रियम का बना रहना ही ये आपको सिग्नल देता है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेगनेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हमने कहा कि प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रही है यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे आप मीनार कहेंगे। एंड क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है वो बंद होती है, कंप्लीटली जो बंद होती है वो होती है 45 टू 55 ईयर में, जिसे आप क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ग्राफ को समझा है तो आप ये चीजें एक बार पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि आपने कहा कि जो यहाँ पे प्रजनन संबंधी जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य है उसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आपने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकली कोई फिट हो, मेंटली कोई यहाँ पे फिट होना चाहिए, या फिर आपने कहा सोशली कोई यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। डज नॉट only mean the absence of disease or fertility, but instead refers to a broader term wherein a person is happy and leads a satisfying personal life. It is used to enhance the quality of life and increase awareness in the population. It includes real life approaches involving both women and men that affect them from their teens to old age. आपने कहा यहाँ पर जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की किसी भी प्रकार की आप हेल्थ के बारे में बात करें, आप फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कहा हेल्थ का मतलब ये होता है, सिर्फ इतना नहीं है कि आप डिजीज फ्री हैं, आप में कोई रोग नहीं है, आप बीमार नहीं हैं। यहाँ पे इंक्लूड होते हैं कि आप मेंटली कितने फिट हैं, मेंटली आप कितने स्वस्थ हैं यहाँ पे, या सोशली आप कितने फिट हैं, यानी कि आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सोशली कहीं पे भी आप जाते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहें, आप वहाँ पे खुश रहें, ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे ऑकवर्डनेस फील हो रही है। तो हेल्थ का मतलब होता है यहाँ पर फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। एक और चीज यहाँ पर होती है इमोशनल, ठीक है, इमोशनली भी आप क्या है यहाँ पे फिट हैं। यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम हमारा होता है वो किस प्रकार से काम करता है, वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जब वहाँ पे आता है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इन सभी चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, आपने कहा देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग। क्या है फैमिली प्लानिंग में, इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वेल बीइंग ऑफ फैमिली एंड स्पेशली वुमेन। विद बेटर फैमिली प्लानिंग एंड द यूज ऑफ contraceptives, one can avoid the unwanted progeny and space birth and also protect themselves from STDs। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग में ये है कि आप क्या करते हैं, फैमिली प्लान करते हैं, आपको ये है कि फैमिली प्लान करके आप क्या कर सकते हैं, जो अनवांटेड ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतति है, उनके बीच में आप गैप रख सकते हैं, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें इसके अलावा आपने कहा जो यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। सेक्सुअल हेल्थ में आपने कहा रेफर्स टू अ रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीक्विसाइट फॉर द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड लास्ट आता है मैटरनल हेल्थ, ठीक है, जो मदर है उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड आपने कहा रेफर्स टू अ मेंटेनेंस ऑफ अ वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आपने कहा ये इंपॉर्टेंट है कि जब प्रेगनेंसी क्रिएट हो रही है तब मदर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, या फिर आफ्टर पार्चुलेशन जो फीमेल है उनकी बॉडी में जो चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, जो फिजिकली है, मेंटली है, इमोशनली जो भी चेंजेस हैं उन्हें आप अच्छे से यहाँ पे क्या करें, हैंडल करें। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। एक बार आप लोग देख लेंगे आपने अभी तक क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास चार्ट आता है इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, अगर अभी से आपने इस ग्राफ को समझ लिया है तो आगे चीजें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। यहाँ पर अगर फॉलिकल्स की बात करें, फॉलिकल्स क्या है, यानी कि सबसे पहले हमने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल्स, इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यहाँ पर आगे जो अंदर जो है ग्राफियन फॉलिकल्स की काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है। जब आप क्लास 12 में जाएंगे, जब आप वहाँ पर पढ़ रहे होंगे गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तब आप बहुत डिटेल में समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको चीज़ें और डिटेल में समझनी है, उसके लिए आपको बेस बना के यहाँ पे चलना होगा। तो देखते रहिए, जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक आते हैं उन्हें आपको देखना है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर होते हैं। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो आपने कहा प्लांट्स में जब भी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो आपने क्या किया है, हर एक चीज को डायग्रामेटिक वे में समझे कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, या एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म की पोलॉइडी क्या होती है, यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आपने सारे टॉपिक्स को आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं उनको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए,
तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आपको चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, रिवाइज करते रहनी है। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।